नमस्कार, डीजी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों को विस्तार से देखते हैं, उससे पहले नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मिले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। पहलगाम आतंकी हमले के बाद इस मुलाकात को कई मायनों में माना जा रहा है अहम। भारत फ्रांस के बीच अहम डिफेंस डील। 63,000 करोड़ रुपए में भारत खरीदेगा 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमान। नौसेना को मिलेगी मजबूती। जम्मू कश्मीर विधानसभा में पहलगाम आतंकी हमले में 26 पर्यटकों के नरसंहार पर प्रस्ताव पेश। सभी दलों ने केंद्र सरकार के कदमों का किया पूर्ण समर्थन। आतंकवादी घटना को कश्मीरियत के चरित्र पर बताया हमला। डॉन न्यूज, समा टीवी, जियो न्यूज समेत 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल पर प्रतिबंध। भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ भड़काऊ, झूठे और भ्रामक बयान प्रसारित करने पर कार्रवाई। और दिल्ली के बुजुर्गों को मिला आयुष्मान कार्ड का तोहफा। 70 साल या इससे अधिक उम्र के लोगों को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। सीएम ने कहा, ट्रिपल इंजन की सरकार दिल्ली की बदल देगी सूरत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पहलगाम आतंकी हमले के बाद ये मुलाकात कई मायनों में अहम मानी जा रही है। बैठक के दौरान राजनाथ सिंह ने पीएम को ताज़ा हालात के बारे में जानकारी दी। इससे पहले कल रक्षा मंत्री और सीडीएस के बीच भी अहम मुलाकात हुई थी। भारत लगातार अपनी सैन्य क्षमताओं में बढ़ोतरी कर रहा है। इसी कड़ी में आज नौसेना के लिए एक महत्वपूर्ण रक्षा समझौता हुआ, जिसमें 26 राफेल एम लड़ाकू विमानों की खरीद का रास्ता साफ हो गया। आज भारत और फ्रांस ने भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल मरीन विमान खरीदने के लिए 63,000 करोड़ रुपए के बड़े सौदे पर हस्ताक्षर किए। भारतीय पक्ष का प्रतिनिधित्व रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने किया। इसी मौके पर नौसेना के उप प्रमुख वाइस एडमिरल के स्वामीनाथन भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने इसको मंजूरी दी थी। पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर आज जम्मू कश्मीर विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया। सभी विधायकों ने 22 अप्रैल को बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले में मारे गए 26 लोगों को श्रद्धांजलि दी और उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा। केंद्र शासित प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और एनसी नेता सुरेंद्र चौधरी ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव में कहा गया कि यह सदन पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का पूर्ण समर्थन करता है। प्रस्ताव में कहा गया, यह सदन 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में निर्दोष नागरिकों पर किए गए बर्बर और अमानवीय हमले पर गहरा दुख और पीड़ा व्यक्त करता है तथा इस जघन्य एवं कायराना कृत्य की स्पष्ट रूप से निंदा करता है। इस तरह के आतंकवादी कृत्य कश्मीरियत के चरित्र, हमारे संविधान में निहित मूल्यों और एकता, शांति और सद्भाव की भावना पर सीधा हमला है, जो लंबे समय से जम्मू और कश्मीर तथा हमारे राष्ट्र की विशेषता रही है। प्रस्ताव में आगे कहा गया कि यह सदन पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ पूरी एकजुटता से खड़ा है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विशेष सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि आतंकियों की इस कायराना हमले से फिर से प्रदेश में शांति भंग हुई है। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के साथ मैं भी पुलिस कंट्रोल रूम पे मौजूद था जब हमने 26 लोगों को वहां पे श्रद्धांजलि पेश की। मेरे पास अल्फाज नहीं थे कि मैं क्या कह के उनके घर वालों से माफी मांगूं। ये जानते हुए कि जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा, जम्मू कश्मीर के लोगों की चुनी हुई हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन तब भी
यहाँ के वज़ीर आला की हैसियत से, यहाँ की टूरिज़्म के मिनिस्टर की हैसियत से मैंने इन लोगों को दावत दी थी यहाँ आने की। मेज़बान होते हुए मेरी जिम्मेदारी थी कि सही सलामत मैं इन्हें यहाँ से वापस भेजूं, नहीं भेज पाया। और माफी मांगने के अल्फाज नहीं थे। भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में दुखद पहलगाम आतंकवादी घटना की पृष्ठभूमि में भारत, उसकी सेना और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ भड़काऊ और सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील सामग्री, झूठे और भ्रामक बयान और गलत सूचना प्रसारित करने के लिए डॉन न्यूज, समा टीवी, जियो न्यूज सहित 16 ऐसे पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी नजर है सरकार की, जो भ्रामक खबर दे रहे हैं। वहीं पहलगाम आतंकी हमले के बारे में बीबीसी की रिपोर्टिंग को लेकर विदेश मंत्रालय ने आपत्ति जताई है। बीबीसी ने अपनी रिपोर्टिंग में आतंकवादियों को मिलिटेंट्स कहा था, जिस पर विदेश मंत्रालय के एक्सपी डिवीजन ने बीबीसी को पत्र भेजकर विरोध दर्ज कराया है। पत्र में बीबीसी से कहा गया है कि वह अपनी रिपोर्टिंग में संवेदनशीलता और सटीकता का पालन करे। एक्सपी डिवीजन ने चेतावनी दी है कि बीबीसी की रिपोर्टिंग पर भविष्य में बारीकी से निगरानी रखी जाएगी। भारत सरकार ने साफ किया कि आतंकवादियों के लिए मिलिटेंट्स जैसे शब्द अस्वीकार्य हैं और ये देश की भावनाओं के खिलाफ हैं। केंद्र सरकार ने पहलगाम हमले को लेकर बीबीसी की कवरेज पर आपत्ति जताई है। बीबीसी ने अपनी रिपोर्टिंग में आतंकवादियों की जगह मिलिटेंट्स शब्द का इस्तेमाल किया था, जिस पर आपत्ति जताई गई है। भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि बीबीसी वर्ल्ड सहित सभी विदेशी चैनलों को ये पता होना चाहिए कि भारत में प्रसारण करने का उनका लाइसेंस भारत के नियमों और कानूनों के अधीन है। यदि आप अपने पूर्वाग्रहों और पक्षपातों को आगे बढ़ाना शुरू करते हैं तो संभावनाएं हैं कि आप भारतीय दर्शकों तक अपनी पहुंच खो देंगे। It is very interesting because both these parties have been caught and exposed with their hypocritical politics, appeasement politics. Both these parties had decided for last 35 years it is better to ignore 610 families and their votes and instead appease a larger Muslim community vote bank. And both these parties, both the left and the Congress, were so busy trying to appease them that they forgot the legitimate rights, they forgot the pain and the torture, or they ignored the pain and torture of these 610 families. एनआईए पहलगाम की बैसन घाटी में हुए आतंकी हमले की जांच में तेजी से जुट गई है। एनआईए ने जम्मू कश्मीर पुलिस से केस लेकर नई एफआईआर दर्ज की है और सारे दस्तावेज ले रही है। इस घटना के पहले दिन से ही एनआईए जम्मू कश्मीर पुलिस को जांच में सहयोग कर रही है। घटना की जांच के लिए आईजी, डीआईजी और एसपी स्तर के अधिकारियों की टीम लगातार काम कर रही है। प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ भी कर रही है। इन्वेस्टिगेशन में फोरेंसिक और दूसरे एक्सपर्ट की मदद भी ली जा रही है। पाकिस्तान की ओर से जम्मू कश्मीर में लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया जा रहा है। 27 और 28 अप्रैल की रात को पाकिस्तानी सेना की चौकियों ने कुपवाड़ा और पुंछ जिलों में विपरीत क्षेत्रों में नियंत्रण रेखा के पार बिना उकसावे के छोटे हथियारों से गोलीबारी शुरू कर दी। भारतीय सैनिकों ने तेजी से और प्रभावी ढंग से इसका जवाब दिया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं तत्काल प्रभाव से निलंबित होने के बाद कल शाम अटारी वाघा बॉर्डर बंद होने के समय तक 536 पाकिस्तानी नागरिक अपने देश वापस जा चुके हैं। वहीं 836 भारतीय नागरिक स्वदेश लौट चुके हैं। हालांकि लॉन्ग टर्म वीजा रखने वाले हिंदू पाकिस्तानी नागरिक भारत में रह सकते हैं और उनके वीजा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर देशद्रोही बयान देने का आरोप लगाया है। संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस नेता सेना का मनोबल गिराने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जिस प्रकार का बयान दे रहे हैं, वो देश के आर्मी के, वो देश की जनता के और देश की सरकार के मनोबल को गिराने का प्रचंड प्रयास कर रहे हैं। किस प्रकार से पाकिस्तान का मनोबल बढ़े और किस प्रकार से भारत का मनोबल गिरे, सिद्धरमैया जी के बयान को देख लीजिए। सिद्धरमैया जी कोई छोटे नेता नहीं है कांग्रेस पार्टी के। कांग्रेस पार्टी से मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के और वो कहते हैं कि युद्ध की आवश्यकता नहीं है,
पाकिस्तान के ऊपर कोई हमला नहीं होना चाहिए। क्यों? आप पाकिस्तान और आतंकियों के समर्थक क्यों बने हुए हैं? डॉक्टर अब्दुल कलाम से जुड़े हुए दस्तावेज अब राष्ट्रीय अभिलेखागार संभाल कर रखेगा। नई दिल्ली में आज डॉक्टर अब्दुल कलाम के परिवार और राष्ट्रीय अभिलेखागार के बीच समझौता हुआ। राष्ट्रीय अभिलेखागार के महानिदेशक अरुण सिंघल ने हमारे संवाददाता ऋषि कुमार को बताया कि डॉक्टर कलाम के सभी दस्तावेजों को पूरी गंभीरता के साथ सुरक्षित रखा जाएगा और इनको पब्लिक डोमेन में लाया जाएगा। डॉक्टर कलाम से जुड़े हुए महत्वपूर्ण दस्तावेज राष्ट्रीय अभिलेखागार के पास आए हैं। हमारे साथ इस समय महानिदेशक अरुण सिंघल जी हैं राष्ट्रीय अभिलेखागार के। सर, क्या प्रक्रिया अपनाई गई है? डॉक्टर कलाम से जुड़े हुए जो भी दस्तावेज हैं किस तरीके से आप उसे संरक्षित करेंगे, बताएं। हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी पूर्व राष्ट्रपति हुए हैं हमारे देश के, उन सभी के कागज़ हम पेपर्स, उनके डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके अपने यहाँ रखें। हमारे पास डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर वीवी गिरी के हैं पेपर्स ऑलरेडी, और बाकी में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हम लोग फॉर्चुनेट हैं, खुशनसीब हैं कि डॉक्टर कलाम की फैमिली ने एग्री किया है। आज उनके फैमिली मेम्बर्स यहाँ पे आए हैं। रामेश्वरम में हमारी टीम गई, वहाँ पे सारे पेपर्स को देखा। 12 संदूकों में 12 बक्सों में कागज़ थे, उन सबको देखा गया। उसमें से आइडेंटिफाई करके छांटे हैं हम लोगों ने करीब 4 बॉक्स कागज़। वो यहाँ पे आ रहे हैं। उनके कुछ ग्लिम्सेस हम लोगों को मिल गई, जो टीम गई थी फ़ोटोग्राफ्स लेके आई है। ये सारे पेपर्स हम लोग के पास आएंगे और हम लोग को उम्मीद है कि बहुत तेज़ी से उन्हें स्कैन करा के हम लोग मई के एंड तक अपने पोर्टल पर ले आएंगे, ताकि सारी देश की जनता उनको देख सके। सर, जिस तरीके से नेशनल आर्काइव डिजिटलाइजेशन भी कर रहा है, एक बड़ा अभियान है, डॉक्टर कलाम के दस्तावेज भी, क्या सभी दस्तावेज देश के सामने होंगे, लोगों के सामने, या कुछ ख़ास तरीके के? जी बिल्कुल, जितने कागज़ हम लेंगे हम सारे के सारे स्कैन करके अपने पोर्टल पे लाएंगे। हम लोगों की पॉलिसी होती है कि हम पब्लिक रिकॉर्ड्स एक्ट के तहत काम करते हैं। जो भी कागज़ हम पे आएंगे वो सारे पब्लिक रिकॉर्ड्स हैं। हम कोई क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स या सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स अपने पास नहीं लेते हैं। डॉक्टर कलाम के जो तमाम दस्तावेज हैं अब वो नेशनल आर्काइव के पास आने जा रहे हैं। एक बात उन्होंने महत्वपूर्ण कही कि सभी दस्तावेज डिजिटलाइजेशन के तहत लाए जाएंगे और देश के जनता के सामने होंगे। कैमरामैन सौरभ के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। इस अवसर पर डॉक्टर अब्दुल कलाम के परिवार के सदस्य और उनके नाती शेख दाऊद ने कहा कि देश के युवा और बच्चों के लिए ये दस्तावेज बहुत महत्वपूर्ण हैं। India knows about Dr. Kalam, what all is about. But today, especially the younger generation, the new students who are not seen him, or they can definitely, they are all digital savvy. So there is a portal available. They can go and see and study what he thought about India's vision of a developed country. That will definitely help them. दिल्ली में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत दिल्ली में 70 वर्ष या इससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को आज से आयुष्मान वय वंदना कार्ड जारी किए गए। अब दिल्ली में वरिष्ठ नागरिक 10 लाख रुपए तक के निःशुल्क उपचार की सुविधा ले सकेंगे। आयुष्मान वय वंदना कार्ड वितरण के लिए दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में कार्यक्रम आयोजित किया गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आयुष्मान भारत वय वंदना कार्ड योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के लाभार्थियों को कार्ड वितरित किए गए। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा, भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज के साथ कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। इस अवसर पर सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि 70 साल की उम्र से अधिक के व्यक्तियों को योजना का लाभ मिलेगा। किसी भी जाति धर्म के हैं, महिला पुरुष, हर एक व्यक्ति जो 70 साल से ऊपर की उम्र का है उसको इसका लाभ मिलेगा। ये इस योजना की खूबसूरती है। इसीलिए आपने देखा जब हमने कार्ड बांटे तो एक रेडी चलाने वाला बुजुर्ग भी आया और एक बैंक से रिटायर्ड व्यक्ति भी आया। केवल 2 चीजें चाहिए, एक आप दिल्ली के निवासी हो और दूसरा आपके पास आधार कार्ड हो, और आपका रजिस्ट्रेशन आज से दिल्ली में शुरू हो गया है। दिल्ली में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत दिल्ली में 70 वर्ष या इससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को आज से आयुष्मान वय वंदना कार्ड जारी किए गए। कार्ड पाने वाले सभी लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का धन्यवाद किया। अरे मुफ्ती होगा, जब कार्ड मिला तो हो गई। अब तो कार्ड मिल गया मुझे,
और फ्री में इलाज होगा। मोदी जी को धन्यवाद कहें और क्या। मोदी जी ने बहुत कुछ किया, बहुत अच्छा किया, क्योंकि जो गरीब लोगों के धक्का खाते थे हॉस्पिटल कहीं भी हो ना, अब तो आराम से जाएंगे लाएंगे, जहाँ मर्जी काट सकते हैं। कहीं ऑल इंडिया में भी ये योजना जो है सबकी बेटर है। आज तक किसी ने नहीं सोचा था। 26 साल से केजरीवाल घुमाता रहा, नकली दवाई तो मोदी जी ने जो सोचा वो करके दिखा दिया। उनके जो है रेखा गुप्ता जी ने उसको अलाउ कर दिया। मोदी जी की बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्र में सोनी है, इससे तो बढ़कर कोई भी चीज नहीं। विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स 2025 का पहला संस्करण मुंबई में आयोजित किया जा रहा है। भारत सरकार का सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय वेव्स 2025 को आयोजित कर रहा है। ये सम्मेलन भारत के साथ दुनिया में मीडिया और मनोरंजन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा। सूचना एवं प्रसारण मामलों के राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने वेव्स को लेकर समाचार पत्र में एक लेख लिखा है, जिसमें उन्होंने वेव्स 2025 के प्रभाव और इसके द्वारा मनोरंजन और मीडिया के क्षेत्र में आने वाले क्रांतिकारी बदलाव के बारे में चर्चा की है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने अपने लेख में लिखा है कि वेव्स भारत को वैश्विक मीडिया के पावर हाउस के रूप में स्थापित करेगा। डॉक्टर एल मुरुगन ने लिखा है कि वेव्स एक परिवर्तनकारी आंदोलन है जो मीडिया और मनोरंजन परिदृश्य को फिर से परिभाषित करेगा। भारत का मीडिया और मनोरंजन उद्योग 2.7 ट्रिलियन रुपए के करीब है। वेव्स 2025 भारत के साथ साथ दुनिया भर के इनोवेटर्स, नीति निर्माताओं, कलाकारों और उद्योग जगत के नेताओं को एक साथ लाएगा। शिखर सम्मेलन सहयोग के एक ऐसे माहौल को बढ़ावा देता है जो दुनिया भर में मीडिया और मनोरंजन उद्योग के विकास के तरीके को नया रूप देगा। इस सम्मेलन में वेवेक्स 2025 और वेव्स बाजार जैसी पहल शामिल हैं। वेवेक्स 2025 गेमिंग, एनिमेशन, एक्सटेंडेड रियलिटी, XR, जनरेटिव AI और नेक्स्ट जेन कंटेंट प्लेटफॉर्म जैसी उभरती हुई तकनीकों में काम करने वाले स्टार्टअप को सशक्त बनाता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि शिखर सम्मेलन में वैश्विक मीडिया संवाद होगा, जिसमें वैश्विक नेताओं, नीति निर्माताओं, कलाकारों और उद्योग के पेशेवरों का एक अभूतपूर्व जमावड़ा होगा। ये संवाद अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, नैतिक प्रथाओं और नवाचार के लिए कार्रवाई विकास रणनीतिकारों के बारे में है। वेव्स 2025 परंपरा और प्रौद्योगिकी के संगम के माध्यम से वैश्विक रचनात्मक पारिस्थितिकी तंत्र को फिर से परिभाषित करने के भारत के विजन का एक प्रमाण है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।